सेल्स हम लोग जनरल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ये हमारी क्लास 4 है। पिछली क्लास 3 में हमने देखा था 3 मेथड जिससे कोई भी सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन से बाहर या अंदर आ सकता है। तो उसमें हमने डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस देखा था, उसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन हमने देखा था क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ये। उसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि सेल को रिएक्शंस कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारे सबस्ट्रेट चाहिए होते हैं तो डायरेक्ट डिफ्यूजन नहीं हो पाता है, तो सेल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा उन सबस्ट्रेट को अंदर लाता है, आयंस को अंदर लाता है ताकि रिएक्शन हो पाए। उसके बाद हमने देखा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसके लिए सेल एनर्जी यूज़ होती है। 2 तरह से यूज़ हो सकती है, एक एटीपी के द्वारा और एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा। तो हमें एटीपी जानना है, ठीक है। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट बहुत एसेंशियल होता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए। उसके बाद हमने देखा था सॉल्यूट क्या होते हैं सेल्स में। उसके बाद साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा सा समझा था। उसके बाद एक हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था कि व्हाट विल हैपन इफ़ वी पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। तो एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन और एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और उनके रिजल्ट क्या होते हैं। हाइपोटोनिक में हमारा सेल स्वेल कर जाता है, आइसोटोनिक में कोई चेंज नहीं होता है साइज़ में, और जो हाइपरटोनिक होता है उसमें सेल श्रिंक कर जाता है। फिर हमने उसको इंडिविजुअली भी देखा था। आप अपनी तरह से नोट्स बनाइएगा, जो आपको अच्छा लगे आप नोट कर सकते हैं, और जो आपको नहीं लगे उसको बस एक बार आप देख लीजिए। फ्रेश वाटर हमने देखा था जिसमें मिनरल का कंसंट्रेशन कम होता है। ये जनरली ग्लेशियर्स, रेनफॉल, स्नोफॉल, फ्रेश वाटर लेक्स, रिवर्स में होता है। एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस देखा था, ठीक है। अब हम क्लास 4 शुरू करते हैं, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली आपका लिपिड्स और प्रोटीन इन दोनों से मिलकर बना होता है। तो लिपिड्स से पहले हम लोग कुछ इसके कंपोनेंट्स जान लेते हैं, क्योंकि लिपिड एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, उसमें फैट्स वगैरह आते हैं। तो उसमें क्या क्या आते हैं उनके इंडिविजुअल कंपोनेंट के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या होता है, तो अ फैटी एसिड इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड विद एन एलिफेटिक चेन। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, हम लोग मान लेते हैं ये है, और एक बड़ी एलिफेटिक चेन होती है, ठीक है। तो ये हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, ये एलिफेटिक चेन हो गई है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फैटी एसिड, ठीक है। तो अब फैटी एसिड इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, नाम में ही एसिड्स है, विद एन एलिफेटिक चेन विच इज़ आइदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। मतलब ये जो चेन पूरा अनसैचुरेटेड, मतलब सैचुरेटेड हो सकता है या फिर अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा फैटी एसिड होता है। अब फैट्स क्या होता है, तो फैट यूजुअली मीन्स एनी ईस्टर ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। अब ईस्टर क्या होता है, तो ईस्टर हमारा होता है एसिड प्लस एल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल में हम लोग ले लेते हैं, जैसे ग्लिसरॉल ले लेंगे, आगे देखेंगे हम लोग। और हमारा एसिड मतलब फैटी एसिड। तो फैटी एसिड से जो ईस्टर डिराइव होता है, उन ईस्टर्स और उनके मिक्सचर को हम लोग फैट्स बोलते हैं, ठीक है। अब फैट्स 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं, द चेन्स हैव ऑल सिंगल बॉन्ड्स, और अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं द फैटी एसिड चेन्स हैव एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, ठीक है। एक डबल बॉन्ड हो सकता है, मतलब कम से कम एक डबल बॉन्ड, और ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, मतलब अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड फैट्स आर जनरली कंसिडर्ड एज बेनिफिशियल फैट्स एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड फैट्स, ठीक है। तो ये फैट्स जनरली फूड्स में प्रेजेंट होते हैं, तो अनसैचुरेटेड फैट्स को जनरली क्या बेनिफिशियल माना जाता है एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड फैट्स है। ये एक जनरल बात थी। अगला है फिजिकल स्टेट। तो फैट्स दिखते कैसे हैं, गैस होते हैं, लिक्विड होते हैं या सॉलिड होते हैं। तो हम लोग रूम टेम्परेचर की जनरली बात करते हैं, है ना। तो रूम टेम्परेचर उसमें समझ लिया जाता है, अगर कोई टेम्परेचर ना दिया हो तो रूम टेम्परेचर और प्रेशर। तो फिजिकल स्टेट क्या होता है, तो फैट्स कैन बी आइदर लिक्विड, जैसे ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल, है ना, घर में, और जैसे बटर वगैरह होते हैं। तो अगर मतलब तो फैट्स हमारे लिक्विड भी हो सकते हैं सच एज ऑयल, और सॉलिड भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल बटर, एट रूम टेम्परेचर डिपेंडिंग ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर। तो जैसा इनका स्ट्रक्चर है उसके आधार पे जो फैट्स हैं वो हमारे लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल क्या होता है, तो ग्लिसरॉल होता है कलरलेस विस्कस लिक्विड। तो ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर होता है CCC और तीनों में OH हो गया, तो ये कलरलेस विस्कस लिक्विड होता है ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे ग्लिसराइड हम समझेंगे। तो ग्लिसराइड क्या होता है,
तो ईस्टर्स फॉर्म फ्रॉम ग्लिसरॉल, तो ये ईस्टर होते हैं। ईस्टर के लिए हमें अल्कोहल चाहिए और एसिड चाहिए। तो अगर हम लोग अल्कोहल ग्लिसरॉल लें और एसिड में फैटी एसिड्स लें तो जो ईस्टर बनेगा वो ग्लिसराइड्स होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्लिसराइड्स, ठीक है। अब क्या होता है कि अल्कोहल का O हटता है, ठीक है, और वहाँ C डबल बॉन्ड O जुड़ता है, तो C डबल बॉन्ड OO ये हमारा ईस्टर होता है ना। अब अगर हम लोग देखें तो ग्लिसरॉल में 3 O है। अगर हम लोग ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर 3 O है। अगर ये हटेगा, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O जुड़ेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोग्लिसराइड। अगर 2 हटेंगे तो 2 में ईस्टर ग्रुप आएगा तो आपका डाइग्लिसराइड, और तीनों में तो ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। तो ऐसे 3 तरह के होते हैं। तो ग्लिसराइड्स क्या होते हैं? ईस्टर्स फॉर्म फ्रॉम ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स आर नोन एज ग्लिसराइड्स। इनको एसाइल ग्लिसरॉल्स भी बोलते हैं क्योंकि एसाइल ग्रुप होता है इसमें, ठीक है। जनरली वेरी हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो एसाइल C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। तो ये एसाइल ग्रुप आपका होता है यहाँ O, ठीक है। तो ये ईस्टर हो गया ग्रुप, और इधर का आप एसाइल भी देख सकते हैं। तो इसको एसाइल ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, और ग्लिसरॉल मतलब OH, है ना, इसके साथ। जनरली वेरी हाइड्रोफोबिक, ये बहुत हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है। और ग्लिसरॉल हैज़ 3 हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप्स विच कैन बी स्टेरिफाइड। तो तीनों को हम लोग स्टेरिफाई कर सकते हैं। अगर एक को करेंगे तो मोनोग्लिसराइड, अगर 2 को करेंगे तो डाइग्लिसराइड्स, और अगर तीनों को स्टेरिफाई कर दिया मतलब तीनों में ईस्टर फॉर्मेशन हो गया तो उसको बोलेंगे हम लोग ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। मोनोग्लिसराइड्स में क्या हो सकता है? या तो जो एक्सट्रीम है ये दोनों में ईस्टर फॉर्मेशन हो सकता है, या जो ये मिडिल में है इसमें ईस्टर फॉर्मेशन होता है। तो ये 2 तरह के हो सकते हैं ऐसे, ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें तो, ठीक है। उसी तरह डाइग्लिसराइड्स में 2 का स्टेरिफिकेशन होगा, तो या तो दोनों आपके एक्सट्रीम ग्रुप्स का हो सकता है, या फिर एक एक्सट्रीम ग्रुप का एक मिडिल ग्रुप का, ठीक है। तो ये डाइग्लिसराइड्स हैं, ठीक है। तो ईस्टर बॉन्ड हो गया C डबल बॉन्ड OO, ठीक है। और ये आप मान सकते हैं आपका असाइल हो गया, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। तो इसमें तीनों OH ग्रुप का स्टेरिफिकेशन होगा, तो ये ट्राइग्लिसराइड्स हो गए, है ना। वेजिटेबल ऑयल्स एंड एनिमल फैट्स कंटेन मोस्टली ट्राइग्लिसराइड्स। तो जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं और एनिमल फैट्स होते हैं वो क्या होते हैं? जनरली ट्राइग्लिसराइड्स कंटेन करते हैं, बट आर ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल एंजाइम्स लाइपेज, ठीक है। तो लाइपेज में एज जो है वो तो सब में लगता है, और लाइपेज है ना, तो ये लिपिड या लिपिड लाइपोज से बना है, तो ये फैट्स है। तो ये फैट्स को ब्रेक करते हैं। कैसे? नाम भी बायो में हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसे कनेक्ट कर पाएंगे और एक मोटिवेशन सा हमें बना रहेगा, है ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही थ्योरेटिकल हो जाएगा। तो नेचुरल एंजाइम जो लाइपेजेस होते हैं उनसे ये ब्रेक कर देते हैं ट्राइग्लिसराइड को मोनो और डाइग्लिसराइड्स में, और फिर ग्लिसराइड्स को उनके कंपोनेंट्स में एसिड और अल्कोहल से बना ईस्टर होते हैं, ठीक है। तो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में भी तोड़ देते हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसी जनरल बात थी, ठीक है। और हम लोग कुछ देखते थे वैक्स क्या होता है ना, वैक्स बूम क्या होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन लॉन्ग एलिफेटिक चेन्स दैट मे और मे नॉट कंटेन वेरियस फंक्शनल ग्रुप। तो लॉन्ग एलिफेटिक चेन होता है इनका, जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप जैसे फैटी एसिड्स, एल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, फैटी एसिड के ईस्टर्स। तो ये फंक्शनल ग्रुप जनरली प्रेजेंट होते हैं पर नहीं भी हो सकते हैं, सिर्फ स्ट्रेट चेन हो सकती है, ठीक है। तो वो सब वैक्स होते हैं। वैक्सेज आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। एक एग्जांपल आता है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स क्या होता है? अ सॉफ्ट कलरलेस सॉलिड डिराइव्ड जनरली फ्रॉम पेट्रोलियम कोल, ठीक है। तो पेट्रोलियम और कोल से जो डिराइव होता है दैट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स का वो मिक्सचर होता है जो कंटेन करता है 20 to 40 कार्बन एटम्स। 20 to 40 कार्बन एटम्स उसमें रहते हैं, ठीक है। उसको पैराफिन वैक्स बोलते हैं। अगला है स्टेरॉइड्स, है ना। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे पर हल्का हल्का अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि लिपिड्स ये सब कंटेन करता है। स्टेरॉइड्स क्या होता है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ 4 फ्यूज्ड रिंग, 4 उसमें रिंग फ्यूज़ होता है, ठीक है, आपस में से कनेक्ट होता है। जैसे ये 1 2 3 और ये आपका 4, ठीक है। तो ऐसे 4 रिंग कनेक्ट हो सकता है, अलग अलग इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 फ्यूज रिंग डेजिग्नेटेड एज ABCD। एक रिंग को A बोलते हैं, एक को B, एक को C और एक को D। अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज होता है, ठीक है। उसको हम लोग स्टेरॉइड्स बोलते हैं।
स्टेरॉइड्स हैव टू प्रिंसिपल बायोलॉजिकल फंक्शंस, तो उसमें दो प्रमुख बायोलॉजिकल फंक्शन होता है। पहला क्या होता है, एज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स दैट ऑल्टर मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, तो मेम्ब्रेन क्या होता है, फ्लूइड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। और उसमें जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लूइड के रूप में होते हैं, सॉलिड्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं स्टेरॉइड्स, क्योंकि लिपिड से बनता है और स्टेरॉइड्स लिपिड के ही पार्ट होते हैं। और है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको हम लोग कभी देखेंगे, ठीक है। तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के रूप में काम करते हैं, और जो लिपिड्स होते हैं उनमें वो काम करते हैं, लिपिड्स के पार्ट होते हैं स्टेरॉइड, तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बने होते हैं। फिर अगला आता है स्टीरॉल। स्टीरॉल क्या होता है, स्टीरॉल भी स्टीरॉइड्स होते हैं, लेकिन उनका एक सब ग्रुप होता है। इसमें जो 4 रिंग, क्योंकि स्टीरॉइड्स में 4 रिंग होते हैं, तो स्टीरॉल में भी 4 रिंग होगा। पर अगर वो 4 रिंग को हम लोग मतलब बता दें कौन कौन से हैं, 3 साइक्लोहेक्सेन होता है और 1 साइक्लोपेंटेन होता है, ये 4 रिंग होते हैं, और एक OH ग्रुप भी होता है उसमें, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टीरॉल बोलते हैं। फिर आता है कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल भी क्या होता है, प्रिंसिपल स्टीरॉल, वो भी एक स्टीरॉल होता है जो आपका प्रेजेंट होता है हायर एनिमल्स में, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, जैसे ह्यूमंस में और एडवांस एनिमल्स में, तो वो कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल स्टीरॉल होता है जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बॉडी के टिश्यूज़ में, स्पेशली कहाँ कहाँ, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। तो बेसिकली इन दोनों जगह ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एंड इन एनिमल फैट्स एंड ऑयल्स, और ये कहाँ कहाँ होता है, और ये एनिमल फैट्स में होता है कोलेस्ट्रॉल, और ऑयल्स में होता है। एन एसेंशियल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एनिमल सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो एनिमल सेल का जो मेम्ब्रेन होता है उसका इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल कंपोनेंट भी होता है, क्योंकि जो फॉस्फोलिपिड्स का जो बाइलेयर होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एक होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। तो लिपोप्रोटीन, इसको कोलेस्ट्रॉल को LDL भी एक बोला जाता है, एक टाइप को लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है इसको। और एक होता है HDL, मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। ऐसी जनरल बात थी, ठीक है। अब हम लोग जो मेन है, जो हमने इतना देखा जनरल, वो लिपिड्स के कारण देखा। लिपिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं लिपिड्स क्या है। अब ब्रॉड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच इंक्लूड्स, फैट्स हमने देख लिया, वैक्सेस देख लिया, स्टीरॉल्स देख लिया। फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, तो फैट सॉल्युबल्स ADEK होता है, ठीक है। और मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड अदर्स। तो ये सब को जो कंटेन करता है उसको हम लोग लिपिड्स बोलते हैं। लिपिड शब्द बना है लिपोज से, ठीक है, लिपिड्स फ्रॉम लिपोज फैट। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फैट्स इन अ ब्रॉडर सेंस। अच्छा, इसके फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि फैट से तो एनर्जी स्टोर करता है, और ये भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, और ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन्स का, एटसेट्रा, ठीक है। और भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन है उसके, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन की तरह, सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है, जो फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर बनता है। फिर अब हम लोग देखते हैं फॉस्फोलिपिड्स। तो लिपिड्स इसमें है, तो एक लिपिड्स का ये पार्ट है, अ क्लास ऑफ लिपिड्स हुज मॉलिक्यूल्स हैज़ अ हाइड्रोफोबिक हेड, ठीक है। तो ये एक टाइप ऑफ लिपिड है, ठीक है, एक क्लास ऑफ लिपिड है जिसमें उसके मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एक हाइड्रोफोबिक हेड होता है उनके पास, और 2 हाइड्रोफोबिक टेल्स होते हैं। और जो हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, PO4 3- ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया। तो उसमें एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है, उसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड, और 2 उसके पास हाइड्रोफोबिक टेल होता है जो लिपिड से बना होता है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म लिपिड बाइलेयर्स ड्यू टू देयर एम्फीफिलिक कैरेक्टर, ठीक है। एक हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, लिपोफिलिक होता है, लिपोफोबिक होता है, एक एम्फीफिलिक होता है, ठीक है। एम्फी, जैसे एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीफाइल होता है, एम्फीफिलिक, ठीक है। एम्फी मतलब दोनों, ठीक है, मतलब उसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट भी होगा और हाइड्रोफोबिक पार्ट भी होगा। तो एम्फीफाइल क्या होता है, अ केमिकल कंपाउंड पोजेसिंग बोथ हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, जिसको पोलर बोल सकते हैं, तो पोलर पार्ट भी होता है। लिपोफिलिक मतलब हाइड्रोफिलिक, लिपो मतलब फैट, फिलिक मतलब लविंग, तो फैट लविंग या हाइड्रोफोबिक भी कह सकते हैं, वो पार्ट भी होता है जो नॉन पोलर होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़, ओके। तो अगर हम लोग इसको एक फॉस्फोलिपिड देखें, तो ये जो इसका हेड होता है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, वो आपका फॉस्फेट ग्रुप, और वो हाइड्रोफिलिक हेड होता है, और उसकी जो 2 टेल्स होती हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल्स होता है। वो क्या कंटेन करते हैं, ईस्टर कंटेन करते हैं, फैटी एसिड्स के, फैट्स कंटेन करते हैं, वैक्सेस मतलब लिपिड कंटेन करते हैं एक तरह से, है ना।
अगला देखते हैं हम लोग कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि बेसिकली हमें यही जानना था। तो द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑब्जर्व थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जब इसका खोज हुआ था सेल का, तो रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप से जब कॉर्क को स्टडी किया था, तो उसके बाद बहुत एडवांसमेंट हुआ माइक्रोस्कोप्स में, ठीक है। तो सबसे जो एडवांस है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो जब इससे जब स्टडी किया गया तो बहुत ज़्यादा डिटेल में सेल मेम्ब्रेन और सब कुछ को देखा गया, और फिर उसके थ्योरीज बनाए गई, मॉडल्स बनाए गए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन इज ऑब्जर्व थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इल्यूमिनेशन होता है, जैसे लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लाइट का यूज़ किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ किया जाता है देखने के लिए, इल्यूमिनेशन करने के लिए। द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल मेम्ब्रेन किससे बनता है, तो लिपिड्स से और प्रोटीन से बना होता है। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज इन अ बाइलेयर, ठीक है। तो लिपिड्स के भी बहुत सारे क्लास होते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है लिपिड्स का जिससे बना होता है मतलब सेल मेम्ब्रेन, वो होता है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स हमने अभी देखा, अब यहाँ देखते हैं हम लोग। द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द, जो पोलर हेड होता है, तो अगर हम देखें तो फॉस्फोलिपिड ऐसे होता है ना, एक हेड और दो टेल। तो फॉस्फोलिपिड क्या होता है, आउटर साइड होता है, ठीक है। अगर हम लोग माने कि ये हमारा सेल है, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये जो अभी एक लाइन से हम लोग सरकमफ्रेंस कर रहे हैं या डिनोट कर रहे हैं, वो ऐसा होता है, ठीक है। इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखा गया तो जो पोलर हेड होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। अब बाहर मतलब एक हेड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस की तरफ बाहर, और एक हेड मतलब उनके हेड दूसरी तरफ इंट्रा सेलुलर स्पेस की तरफ, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस की तरफ होंगे, नहीं। आउटसाइड मतलब अगर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस की तरफ देखें तो उसकी तरफ वो देख रहे हैं आउटसाइड, और इंट्रा सेलुलर स्पेस की तरफ देखें तो ये इनकी तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो जो पोलर हेड होता है वो क्या होता है, आउटर साइड में होता है ना। और हाइड्रोफोबिक टेल क्या होता है, टुवर्ड्स द इनर पार्ट, तो अंदर की तरफ, ये सब अंदर की तरफ है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर ये हमारा सेल है, ठीक है, तो ऐसे करके हमारे ये सेल होगा, ठीक है। तो ये इंट्रा सेलुलर स्पेस हो गया, तो इसके बाहर की तरफ, ठीक है, और इसके अंदर की तरफ, और इनके बीच में जो लेयर बनेगा वो आपका हो जाएगा फॉस्फोलिपिड, मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट का लेयर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो लेयर होते हैं। ये पहला लेयर, ये फॉस्फोलिपिड जो है, एक हेड और दो टेल, ये पहला लेयर, और ये दूसरा लेयर, तो इसको बोलते हैं वन बाई लेयर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर टू बाई लेयर होता है तो ऐसे दो होंगे, मतलब ऐसे चार लेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वन बाई लेयर होता है, इसलिए इसको दो नहीं बोलते हैं, इसको वन ही बोलते हैं, पर बाई लेयर लगाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक मान के चलेंगे तो बोलेंगे वन बाई लेयर, और ऐसे बोलेंगे टू लेयर्स, पहला लेयर दूसरा लेयर। तो हम लोग को लैंग्वेज और टर्मिनोलॉजी में बहुत, कोई सब टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स हो गया, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना है क्या बोला जा रहा है, वरना कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। और रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद पोलर हेड टू द आउटर साइड्स एंड हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनर पार्ट, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, आउटर सेल, ये बीच में लिपिड बाई लेयर, ये इंट्रा सेलुलर स्पेस, ठीक है, फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर। तो ये इनसाइड द सेल है, और ये हाइड्रोफोबिक कोर है, अंदर की तरफ कोर मान सकते हैं, तो हाइड्रोफोबिक कोर, इसी को बोलते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। पर ये ध्यान रखिएगा पूरी तरह नहीं है, अभी इसमें आपका प्रोटीन्स भी आता है, पेरिफेरल, इंटीग्रल, फिर उनका स्ट्रक्चर्स, तो आप 11th की बुक में देखिएगा तो उसमें अच्छे से बताया गया है, और आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पर फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में यही स्ट्रक्चर बताया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। द एम्फीफिलिक नेचर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स डिफाइंस द वे इन विच दीज मॉलिक्यूल्स फॉर्म द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन कैसे डिफाइन होता है, एम्फीफिलिक नेचर है, मतलब जो हाइड्रोफोबिक पार्ट्स होते हैं वो एक साथ रहते हैं, ठीक है, दोनों के, और जो ये हाइड्रोफिलिक होते हैं वो अपोजिट रहते हैं, ठीक है। दे अरेंज देमसेल्व्स इन लिपिड बाई लेयर्स बाय फॉर्मिंग अ शीट कंपोज ऑफ टू लेयर्स ऑफ लिपिड्स। दो लेयर देखिए, एक पहला लेयर, ये फर्स्ट लेयर लिखा हुआ है, और ये वाला सेकेंड लेयर, तो एक शीट जैसा बना देता है। कंपोज ऑफ टू लेयर्स ऑफ लिपिड्स, ईच लेयर फॉर्म्स बाय पोजिशनिंग देयर लिपोफिलिक या हाइड्रोफोबिक बोल सकते हैं, चेंज टू द सेम साइड ऑफ द लेयर, ठीक है। तो सेम साइड ऑफ द लेयर मतलब ये इधर तरफ, तो ये भी उसी की तरफ, ठीक है। ये अपने हेड से यहाँ, तो ये अपने हेड से यहाँ, ठीक है, पीछे की तरफ, तो ये सेम साइड एक तरह से, मतलब अंदर की तरफ आप जान सकते हैं, ठीक है, अंदर की तरफ इनर पार्ट में वो बनाता है।
तो ईच लेयर फॉर्म बाय पोजिशनिंग देयर हाइड्रोफोबिक चेंज टू द सेम साइड ऑफ द लेयर, मतलब इनर तरफ, लेयर के अंदर की तरफ, है ना। द टू लेयर्स देन स्टैक सच दैट देयर लिपोफिलिक चेंज टच ऑन द inside and their polar groups are outside facing the surrounding aqueous media, ठीक है। तो अंदर की तरफ क्या होगा, लिपोफिलिक पार्ट होगा, ठीक है, और बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक, ठीक है। अब दोनों एक्वस मीडियम, तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में भी क्या होता है, सॉल्वेंट आपका वाटर होता है, ठीक है। इंट्रा सेलुलर स्पेस में हम जानते हैं साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म 80% वाटर से बना हुआ है, तो ICS में भी आपका वाटर है, एक्वस मीडियम, है ना। इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि एंड देयर पोलर ग्रुप्स आर आउटसाइड फेसिंग द सराउंडिंग एक्वस मीडिया, तो एक्वस मीडियम को वो फेस करते हैं, ठीक है। ECS में वाटर मीडियम होता है, और ICS में भी साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें 80% लगभग वाटर होता है। हैज़ द इनसाइड ऑफ द बाइलेयर शीट इज़ अ नॉन पोलर रीजन बिटवीन टू पोलर शीट, तो ऊपर में क्या है, दोनों पोलर है हेड, और उनके बीच में क्या है, बाईपोलर, नॉन पोलर एरिया है, ठीक है। प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, तो जैसे मैंने बोला फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में और भी चीज़ें हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स में पेरिफेरल है, इंटीग्रल है, ठीक है। तो वो सब हम नहीं देख रहे हैं, बस मैंने यहाँ लिख दिया डॉट 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 लगा के कि प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से भी फॉर्मेशन होता है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है, मूव करता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। The cell membrane is flexible which help is to perform endocytosis and exocytosis। तो अब पहले ये दोनों प्रोसेस देख लेते हैं, ये होता क्या है। हम लोग देखते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इज अ सेलुलर प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस आर ब्रॉट इनटू द सेल। आपको बायो में क्या है ना, वर्ड्स को तोड़ के उनका मतलब क्या ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्या तो आप अलग अलग जगह से, नेट से, बुक से देख सकते हैं कि आखिर इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, तो आपको एक अच्छा लगेगा, ठीक है, नई बात जानेंगे, एक मोटिवेशन बना रहेगा, वरना बहुत ही टेक्निकल होते हैं इनके वर्ड्स, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है और फिर कनेक्ट ज़रूर करना है। आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं वर्ड्स वगैरह, और इनको कनेक्ट ज़रूर करें कि वहाँ भी एंडो आया था, यहाँ भी एंडो आया, तो क्या दोनों सेम को रिफर कर रहा है, क्या कहाँ अंतर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप कनेक्ट करके पढ़िएगा तो आपको अच्छा लगेगा। एंडोसाइटोसिस अ सेलुलर प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेज आर ब्रॉट इनटू द सेल। एंडो मतलब अंदर, ठीक है, जैसे एंडोथर्मिक होता है, हीट एनर्जी को अंदर लिया जाता है, वैसे एंडोसाइटोसिस, तो साइटो मतलब सेल, ओसिस मतलब एक प्रोसेस आप या फॉर्मेशन आप बोल सकते हैं, इसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, तो एक प्रोसेस इसमें लेके चलते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें अंदर लाया जाता है सेल के, तो क्या लाया जाता है, तो कुछ फूड मटेरियल ला सकते हैं, ठीक है, या फिर फ्लूइड ला सकते हैं अंदर, है ना। तो सेलुलर प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेज आर ब्रॉट इनटू द सेल। The material to be internalized is surrounded by an area of cell membrane which then bursts off inside the cell to form a vesicle containing the ingested material। तो ये एंडोसाइटोसिस, ओसिस मतलब प्रोसेस या एक्शन, या और भी इसके मतलब हो सकते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, तो उसके लिए आपको रीडिंग करनी होगा, कनेक्ट करना होगा कि कहाँ क्या कॉन्टेक्स्ट लग रहा है, ठीक है। तो जैसे ये फूड मटेरियल सॉलिड पार्टिकल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर ये इसको इनगल्फ करता है, तो इतना हिस्सा फिर बड़ा ऑफ, मतलब यहाँ से टूट के ये वेसिकल बना दिया, फिर यहाँ पर क्या होगा, लाइजोसोम के संग ये करके डाइजेस्टिव जो लाइजोसोम में होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, उससे ये इसको क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा, ठीक है, ब्रेक करेगा। तो ये एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल में अमीबा, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल हमने देखा तो ये बाउंस बैक कर जाता है, ठीक है, अंदर नहीं आता है। तो अगर ये अंदर नहीं आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, तो इसमें हमें सेल एनर्जी का यूज़ करना पड़ता है, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला आता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, तो अ सेलुलर प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर, तो एक्सोसाइटोसिस मतलब कुछ साइटो मतलब सेल का प्रीफिक्स होता है, सेल से बाहर जाता है प्रोसेस, ठीक है। तो उसमें वेस्ट मटेरियल्स वगैरह को बाहर लिया जाता है, बाहर मतलब पहुंचाया जाता है। अब फॉर्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिर से ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, सेल एनर्जी का यूज़ होता है। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस आर यूज्ड बाय ऑल सेल्स बिकॉज मोस्ट केमिकल सब्सटेंसेस इंपॉर्टेंट टू देम आर लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स। हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होता है, तो सबको अंदर नहीं आने देता है, पर हमें वो चाहिए जिसके कारण लाइफ सस्टेन हो पाए, क्योंकि लाइफ तभी होगी जब अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, रिएक्शंस होते रहेंगे, ठीक है। तो इसी कारण जो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो बीच में आता है उसके कारण अंदर नहीं आ पाएंगे। तो अगर वो अंदर नहीं आ पाएंगे तो फिर हमें काम है, तो इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, सेल एनर्जी का यूज़ करके सेल मेम्ब्रेन उनको अंदर लाता है।
तो एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस आर यूज्ड बाय ऑल सेल्स बिकॉज मोस्ट केमिकल सब्सटेंसेस इंपॉर्टेंट टू देम, जब सेल के लिए ज़रूरी होते हैं, आर लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स दैट कैनॉट पास थ्रू द हाइड्रोफोबिक पोर्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव मीन्स। ठीक है, पैसिव मतलब नेचुरल प्रोसेस से अगर बिना एनर्जी के करेंगे तो मूव नहीं कर पाएगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट आता है जो हमने अभी लेयर देखा। ठीक है, द सेल मेम्ब्रेन इज़ फाउंड इन ऑल सेल्स, तो सब सेल्स में होता है, तो सेल मेम्ब्रेन होता है तो हाइड्रोफोबिक पार्ट भी होगा, जिसके कारण वो आसानी से नहीं आ पाते हैं। इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके, सेल एनर्जी का यूज़ करके एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस किया जाता है। ठीक है, तो एंडोसाइटोसिस से अंदर लाया जाता है, फिर सब प्रोसेस के बाद जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, कभी कभी जो वॉर्न आउट पार्ट्स होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के, उनको बाहर भेजा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। द बाइलेयर्स ऑफ नेचुरली अकरिंग फॉस्फोलिपिड्स आर विस्कस लिक्विड्स नॉट सॉलिड। तो जो बाई लेयर होता है जो हमने अभी देखा, इसका स्टेट क्या होता है, तो ये अब क्या होता है, लिक्विड होता है, विस्कस लिक्विड होता है, सॉलिड नहीं होता है। ठीक है, द फैटी एसिड्स ऑफ मोस्ट नेचुरल फॉस्फोलिपिड्स, तो फॉस्फोलिपिड्स फैटी एसिड से बना है, हमने देखा है। ठीक है, लिपिड्स है वो। ठीक है, तो जो उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है उसमें फैटी एसिड्स होते हैं, ईस्टर्स होते हैं, वैक्सेस होते हैं। तो द फैटी एसिड्स ऑफ मोस्ट नेचुरल phospholipids have one or more double bonds which introduces kinks। kinks मतलब bends होता है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा है। ठीक है, तो यहाँ पर चेन है, तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो बेंड होता है। ठीक है, एक बेंड करता है, मतलब स्ट्रेट चेन नहीं होता है, तो ये आसानी से पैक नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अच्छे से ये पैक नहीं हो पाता, थोड़ा बेंड आ जाता है यहाँ पर, जिसको किंक बोलते हैं। ठीक है, of most natural phospholipids have one or more double bonds which introduces kinks into the hydrocarbon chains and make them difficult to pack together। तो उनको पैक करने में आसानी, मतलब पैक नहीं हो पाते हैं अच्छे से, और अच्छे से अगर पैक हो जाते तो उनका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट या फिर बहुत मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो सॉलिड स्टेट में रह पाते हैं। लेकिन बेंड होने के कारण वो अच्छे से पैक नहीं हो पाते हैं, और अगर अच्छे से पैक नहीं हो पाते हैं तो वो फ्लूइड स्टेट में रहते हैं। ठीक है, द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स ऑफ द फैटी एसिड्स देयरफॉर मूव फ्रीली, तो वो आराम से मूव कर सकते हैं क्योंकि क्लोजली पैक्ड नहीं है, तो वो मूव फ्रीली मूव करते हैं इन द इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन। सो द मेम्ब्रेन इटसेल्फ इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, क्योंकि मेम्ब्रेन उन्हीं से बना हुआ है, उन्हीं को मेम्ब्रेन कहते हैं, तो इसलिए मेम्ब्रेन क्या होता है, सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। विस्कोसिटी ऑफ द मेम्ब्रेन कैन अफेक्ट द रोटेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर बायोमोलिक्यूल्स विद इन द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्रोटीन्स और अदर बायोमोलिक्यूल्स जो आते हैं जाते हैं या उनमें रहते हैं, वो क्या कहते हैं, डिफ्यूज़ करते हैं। ठीक है, तो विस्कोसिटी जो होता है मेम्ब्रेन का, वो इनको इफेक्ट कर सकता है, देयर बाय इफेक्टिंग द फंक्शंस ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है, प्रोटीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका फंक्शन, उसके स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो इफेक्ट हो सकता है विस्कोसिटी के कारण। ठीक है, तो अभी हम लोग बस इतने ही देखते हैं, है ना। मूवमेंट ऑफ लिपिड्स विद इन ईच लीफलेट या लेयर। ठीक है, दो लेयर होते हैं। ठीक है, एक आपका ये लेयर होता है और एक आपका ये लेयर होता है, तो ये एक लेयर होता है लिपिड का और ये एक लेयर होता है, या इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, दो लेयर होते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ द लिपिड्स विद इन ईच लेयर या लीफलेट ऑफ द लिपिड बाइलेयर अकर्स रेडिली एंड रैपिडली ड्यू टू मेम्ब्रेन फ्लूइड। तो मेम्ब्रेन मूव करता है तो एक दूसरे से क्या करते हैं, डिफ्यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, तो ये डिफ्यूज़ करते रहते हैं, तो ये मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे मूव करते हैं, रेडिली अपने आप करते रहते हैं और रैपिडली करते रहते हैं फ्लूइडिटी के कारण, क्योंकि अच्छे से पैक नहीं है किंग्स के कारण, तो ये फ्लूइड है, तो ये मूव करता रहता है। दिस टाइप ऑफ लेटरल मूवमेंट इज कॉल्ड लेटरल डिफ्यूजन, या दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, तो ऐसे ऐसे वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हो वाटर जब बहता है तो मॉलिक्यूल्स कैसे एक दूसरे के अंदर एक दूसरे टकराते हैं, आगे पीछे ऐसे जाते रहते हैं, तो ऐसे मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो लेटरल डिफ्यूजन है ना, तो ऐसे ऐसे लेटरली वो मूव करते रहते हैं। तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ बेसिक बातें हमने इसके बारे में जानी। अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है सेल वॉल। तो सेल वॉल देखते हैं। तो सेल वॉल एक्चुअली क्या होता है, प्लांट सेल में होता है। तो प्लांट सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे मैंने एरो का यूज़ किया, आप अपने हिसाब से चार्ट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको लेंथी लिखना है कि शॉर्ट में लिखना है, आपके नोट्स हैं। बस जब आप मेहनत करके नोट्स बनाए तो उनको रिवाइज ज़रूर करिए, है ना। तो सेल वॉल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। तो प्लांट सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनदर रिजिड आउटर कवरिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये रिजिडिटी देता है, फ्लेक्सिबल नहीं देता है। ठीक है, जैसे एनिमल्स की बॉडी, हमारी बॉडी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन इतनी फ्लेक्सिबल प्लांट्स की बॉडी नहीं होती है, वो क्या होती है, रिजिड होती है सेल वॉल के कारण। ठीक है,
तो प्लांट सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग नोन एज सेल वॉल आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका भी स्ट्रक्चर देखना है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडिल लेमा, ठीक है, पर उसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग सिंपल आगे बढ़ते हैं। तो सेल वॉल ऑफ प्लांट्स किससे बनता है? तो सेलुलोज से बनता है। लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में नहीं होता है, बैक्टीरिया में होता है, एल्गे में होता है, फंगस में होता है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है उनके भी सेल वॉल क्या होते हैं, अलग अलग चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो अभी प्लांट्स की बात हो रही है तो हम लोग सेलुलोज देख रहे हैं। तो प्लांट के सेल वॉल सेलुलोज से बनते हैं जो पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है, और ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है प्लांट्स को, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है प्लांट का सेल, और जनरली जो हम लोग सेल बनाते हैं वो ओवल शेप का या एग शेप्ड का होता है, वो आपका एनिमल सेल होता है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन हो गया इसका, ये सेल वॉल और अंदर का सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो लिविंग प्लांट सेल, ठीक है। अब यहाँ पर है कि जब हम लोग प्लांट सेल को जब हम लोग एक वाटर में डालते हैं, या प्लांट सेल की बात हो, यहाँ पे एनिमल सेल भी एज्यूम कर सकते हैं। तो प्लांट सेल को जब हम लोग, क्योंकि एक डेड सेल्स भी होते हैं, लिविंग सेल्स भी होते हैं, तो लिविंग सेल्स ही ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है, या फिर वाटर को लीव कर पाते हैं, मतलब आउटसाइड तरफ वाटर चला जाता है हाइपरटोनिक में। तो जो लिविंग प्लांट सेल होते हैं, अगर उनको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाए, आपको ध्यान होगा हाइपरटोनिक मतलब क्या होता है कि जो वाटर होता है वो फ्लो करता है अवे फ्रॉम द सेल। मतलब अगर हम लोग प्लांट सेल लें तो ऐसे ही बना देते हैं, वैसे ऐसे बनाना चाहिए, रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। और अगर आप एनसीईआरटी में देखिएगा 11th की, तो कुछ ऐसे शेप में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी हम लोग रेक्टेंगुलर मान के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, अवे फ्रॉम द सेल जाता है। तो अंदर का क्या होता है, डाइल्यूट होगा, ठीक है, और बाहर का क्या होगा, बाहर का कंसनट्रेटेड होगा। तो वाटर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, वाटर अंदर ज़्यादा है, डाइल्यूट है, बाहर कम है, तो वाटर अवे फ्रॉम द सेल जाएगा। तो अगर वाटर अवे फ्रॉम द सेल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस, बाहर जा रहा है वाटर, अंदर आता है तो एंडोऑस्मोसिस। तो ये सब कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक है, एंडो फिर से अंदर, एक्सो बाहर। तो कनेक्ट करना और प्रेफिक्स लगाना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें आना चाहिए, प्रेफिक्स सफिक्स क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। तो लिविंग प्लांट सेल को जब हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो वाटर को लूज़ करता है थ्रू ऑस्मोसिस, कंट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स। अब जब वो वाटर को लूज़ करेगा तो वाटर बाहर जाएगा। अब साइटोप्लाज्म में 80% वाटर ही होता है, तो साइटोप्लाज्म क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, ठीक है। तो उसके ऑर्गेनेल सब सामने सामने आते जाएंगे, तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल वॉल अवे फ्रॉम द सेल को प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। और इसके कारण फिर क्या होता है, तो इसके कारण आपका फिर सेल धीरे 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 फिर डाई कर जाता है, ठीक है। तो कंट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, इसको हम लोग प्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, द सेल लूज वाटर इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और साइटोलाइसिस का ऑपोजिट होता है, द सेल गेन्स वाटर इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या वो करता है, वाटर को गेन करता है, जब उसके अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट देखें, और बाहर का कंसंट्रेशन कम होता है। या वाटर के रिस्पेक्ट में बात करें तो वाटर बाहर ज़्यादा होता है, वाटर का कंसंट्रेशन, और सेल में कम होता है। तो हायर टू लोअर वाटर के रिस्पेक्ट में तो वाटर अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये आपका लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, और हायर कंसंट्रेशन ऑफ H2O मान सकते हैं अंदर, ठीक है। तो सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में भी लिख दिया और आपका सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में भी लिख दिया। तो वाटर कहाँ जाता है, तो बाहर चला जाता है। तो ये देखिए, ये आपका श्रिंक कर गया। तो ऐसे करते करते फिर सेल डाई कर जाता है ना। तो ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। तो सिर्फ लिविंग सेल्स एब्जॉर्ब कर पाते हैं या वाटर को अवे कर पाते हैं, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, डेड नहीं कर पाते हैं। प्लांट सेल्स, बैक्टीरिया, फंगाई, साइनोबैक्टीरिया, इन सब के पास सेल वॉल्स होता है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं। तो इन सब के पास सेल वॉल्स होता है, ठीक है। तो ये किससे बनते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं ना, देखेंगे हम लोग। तो ये हो गया हमारा, तो ये हमारा पूरा हुआ, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग कुछ और टॉपिक्स करेंगे। जैसे एक टॉपिक आता है टर्जिडिटी, प्लांट फ्लेक्सिबल मतलब रिजिड कैसे होते हैं, मतलब प्लांट स्ट्रेट कैसे खड़े रहते हैं, वो अपने वेट के कारण फॉल नहीं करते हैं, मतलब फॉल नहीं करते हैं, वो रिजिड खड़े रहते हैं। तो टर्जिडिटी के कारण टर्जर प्रेशर क्या होता है, फिर फ्लैसिड स्टेट क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग टर्जिडिटी देखेंगे कि ये टर्जर क्या होता है, ठीक है, टर्जर प्रेशर क्या होता है, उसके बाद टर्जिड स्टेट और फ्लैसिड स्टेट क्या होता है, ठीक है।
तो ये हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग अपने अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग ब्रीफ में अभी देख, तो हम लोग अभी क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट्स में कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थ्योरी में हम लोग अभी सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं। बाद में फिर मैं एक साथ ही वो सारे शॉर्ट्स के क्वेश्चन 1 से लेकर आगे हम लोग एक ही वीडियो में करेंगे और फिर डिटेल में भी चलेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चंस करके आगे बढ़ते रहेंगे। आप बस प्रैक्टिस कर दिएगा इसको। प्रैक्टिस मतलब यहाँ पर ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस करते हैं नहीं, बस रिवाइज करते रहिएगा और अपने हिसाब से उसको कनेक्ट भी करिएगा कि यहाँ ये पढ़ा था, फिर ये पढ़ा तो इससे कनेक्ट हो रहा है। तो ऐसे करके आप आगे बढ़िएगा। तो अगली वीडियो में क्लास नंबर 5 में हम लोग टर्जिडिटी के साथ आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर को पूरा करेंगे।